नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह, आप तमाम सभी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। दर्शकों, समय जो है ना वो बीतता ही चला जाता है और देखिए ना, हम समय के साथ बहते हुए कितनी दूर आ गए हैं। समय पर बहुत कुछ समझाता रहता है और समय में कितनी कुछ सिमटी हुई होती है, इसलिए समय का बहुत महत्व है। और आज बिहार बिहान कार्यक्रम में जो समय है वो है बहुत कुछ सीखने का, बहुत जानकारियाँ इकट्ठा करने का, क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। एक जिनसे हम जानेंगे हस्तकरघा में किस तरीके से रोज़गार के नए नए आयाम खुल रहे हैं, और दूसरे जिनसे हम जानेंगे सूचना के अधिकार के विषय में, हम सभी का अधिकार किस तरीके से हमें ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगा। इन सभी बातों पर आज विशेष चर्चा होगी और बहुत सारी जानकारियाँ भी हम एकत्रित करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि समय बहुमूल्य है और उस समय में खुद को निखारना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी समय मिला है ना वो वापस नहीं आएगा। इसलिए चलिए खुद को निखारते हुए हम हर रोज़ की शुरुआत करते हैं कुछ महापुरुषों के ऐसे विचार से जिन्हें हम आत्मसात करके ही पॉजिटिव रह पाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दर्शकों, तो अब समय हो गया है इतिहास से वर्तमान की ओर रुख करने का, और वर्तमान में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो कि पूर्व उपनिदेशक रहे हैं हस्तकरघा उद्योग विभाग से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। नमस्कार। हस्तकरघा के बारे में मैंने जिक्र किया है, तो मैं चाहूँगी कि दर्शकों को सबसे पहले आप ये समझाएं कि हस्तकरघा जो कला है वो क्या है। हस्तकरघा कला एक ऐसी कला है कि जिसमें ग्रामीण परिवेश में जितने भी एक परिवार में पुरुष एवं महिलाएं रहती हैं वो सभी मिलजुल कर हस्तकरघा से कपड़ों का उत्पादन करते हैं। हस्तकरघा एक ऐसी कला है जिसमें कि ताना और दूसरे साइड में बाना रहकर ताने बाने का खेल होता है और उसके उत्पादन के फलस्वरूप कपड़े का निर्माण होता है। तो ये हस्तकरघा बहुत प्रारंभ में पीट लूम से ही स्टार्ट हुआ, जो कि गड्ढे में रहता था और उसमें मुख्यतः 3 तरह की मोशन रहती थी। उसमें हम लोग पहले को प्राथमिक कहते थे, दूसरे को द्वितीयक मोशन कहते थे। तो प्राथमिक में सबसे पहले जो आता था उसमें शेडिंग होती थी, फिर बिटिंग होती थी, इस तरह से कपड़े का निर्माण होता था। तो ये इस तरह का कला है कि इसमें एक गांव में यदि एक करघा है तो धीरे धीरे इसका देखा देखी और अन्य परिवार भी लोग इसको करते हैं। इस कार्य को करने में रोजगार की भी पूरी संभावनाएं रहती है, तथा उदाहरण के स्वरूप में हम लोग अभी बगल के गांव में सिगोड़ी है, जहां पर अभी भी 1000 करघा आसपास में चल रहा है, जहां की प्रत्येक महिलाएं एवं पुरुष इस कार्य में संलग्न है। इस तरह से हस्तकरघा उद्योग बहुत पुराना उद्योग है और ये कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित है। सर्वप्रथम ये प्रेरणा स्वदेशी आंदोलन जिस समय स्टार्ट किया गया था वो 7 अगस्त 1905 को वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो उसी के आधार पर 7 अगस्त
13 से 7 अगस्त 2015 से ये हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था और उस समय से पूरे राज्य में ये 7 अगस्त का हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हस्तकरघा दिवस का तात्पर्य ये हुआ कि हस्तकरघा उद्योग से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं या बुनकर हैं, उनका उत्थान किस तरह से हो, उसका प्रौद्योगिकी उत्थान के लिए भी लोगों ने कार्य किया। फिर उसमें डिजाइन का भी इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद फिर उसके मार्केटिंग के लिए भी लोगों ने व्यवस्था की। ये तो और उसके पहले से ही पुराना उद्योग है, लेकिन 1905 के बाद से चूँकि खादी भी एक अपना इसमें एक बहुमूल्य योगदान है, हस्तकरघा पर ही ये निर्मित होता है, इसलिए इसका वैल्यू एडिशन करने के लिए जगह जगह पर इसमें अनेक तरह के उपकरण को लगाया गया और उस समय से लेकर के अभी तक काफ़ी मशीन का हस्तकरघा के ऊपर में डेवलपमेंट हो चुका है। खासकर डॉबी और जैकार्ड का इनकॉर्पोरेशन होने से काफ़ी तरह का डिजाइन लोगों के बीच में आ गया। जामदानी साड़ी जो हुआ या बनारसी साड़ी वगैरह हुआ, ये सब हैंडलूम का ही स्कोप है। दूसरे पावरलूम पर ये सब उतना डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन सकता है, इसलिए हस्तकरघा उद्योग को उत्थान के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा भी काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है और पीछे से भी काफ़ी योजनाएं चली आ रही है। उस सब को बुनकरों को विपणन सहायता के लिए 2005 में साइकिल राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसके बाद बुनकर का जो भी पुराना ऋण था सब माफ़ कराया गया। अभी तत्काल में भी प्रत्येक बुनकर को 10,000 रुपये से बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया गया। 2000 ये प्रक्रिया 18 से चल रही है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ये रोजगार, हस्तकरघा जो कला है, ये सबसे अच्छा है और ये वातावरण के भी अनुकूल है। इसमें जीरो डिफेक्ट्स, जीरो इफेक्ट्स का भी लागू होता है, जिसको कि हम लोग जेड कहते हैं, जीरो इफेक्ट्स जीरो डिफेक्ट्स। तो क्या है कि इसमें डिफेक्ट्स भी इतना नहीं है और कार्बन का जो आजकल उत्सर्जन जो हो रहा है, काफ़ी कारखाना जो चल रही है, तो इसमें जीरो है कार्बन का कुछ नहीं है, नॉइज भी कुछ नहीं है, आवाज़ भी किसी तरह, पॉल्यूशन से भी कोई मतलब नहीं है और वातावरण पर भी किसी तरह का इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए इसको जेड श्रेणी में भी हम लोग रखे हैं कि नहीं, जीरो इफेक्ट्स एंड जीरो डिफेक्ट्स का इसमें है जी। इस तरह से हस्तकरघा उद्योग और हस्तकरघा कला आधुनिक समय में भी, मैं यहाँ से भी कह रहा हूँ कि लोगों को अपनाना चाहिए। ये कृषि उद्योग के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा रोजगार है। आज के समय में भारतवर्ष में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 35 लाख परिवार इसमें कार्यरत हैं। बिहार में इसकी संख्या भले ही कम हुई है, लेकिन तब भी आज 25 से 30 हजार परिवार इसमें कार्यरत हैं और जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उससे ऐसा संभव है कि यहाँ पर लाख की संख्या में निश्चित रूप से लोग पहुँच जाएंगे। जी, आपने जो बातें बताई, अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग इसमें कार्यरत हैं, तो इसका मतलब तो यही होता है कि रोज़गार के तो बड़े आयाम खुले हुए हैं जी। और अभी आपसे हम बातचीत कर रहे थे जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से रोज़गार के अलग अलग आयाम हैं। मैं चाहूँगी कि विस्तार से हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताएं कि कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं और क्या क्या रोज़गार के आयाम खुले हुए हैं।
हस्तकरघा उद्योग घरेलू उद्योग है। अपने घर में ही एक 10 बाई 10 का यदि रूम है तो उसमें भी ये व्यवस्था की जा सकती है। और प्रायः घरों में जहाँ बुनकर समुदाय लोग इसमें जुटे हुए हैं तो उनके घर में ही ये प्रायः उद्योग चलता है, इसलिए इसका नाम कुटीर उद्योग भी पड़ा है। तो घर के जितने भी परिवार हैं सारे का सारे एंगेजमेंट इसमें हो सकता है, क्योंकि इसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं कि बाज़ार से सूता लाना है, उसके बाद यदि घर में ही पूनी आ गया है तो चरखा पर उसकी कताई करने के लिए महिलाएं लोग कतीन के रूप में लोग जानते हैं, तो कतीन का भी काम करते हैं। बाज़ार से भी सूता ला सकते हैं। तो एक परिवार उसमें हुआ। सूता को खोलने के बाद उसमें ताना की जाती है। तो ताना में भी लोग, जिसको कि अंग्रेजी में वार्पिंग कहते हैं, उसमें भी 2 परिवार अपने या अपनी पत्नी को भी या अपने बच्चे को भी इंगेज कर सकते हैं। तो 2 तो व्यक्ति लगेगा ही। एक धागा खोल कर दिया और उसके बाद ताने की प्रक्रिया हुआ, तो उसमें एक ड्रम रहता है, ड्रम के ऊपर में धागे को लपेटा जाता है और उसके बाद फिर एक बीम रहता है, जो फ्रेम लूम हो या पिट लूम हो, सब में बीम की आवश्यकता है और उसी बीम पर ताने को फिर लपेटा जाता है। तो उसमें कपड़ा 25 मीटर बनाना है तो 25 मीटर के हिसाब से उसमें हम ले लिए। 11 मीटर का थान बनाना है तो 11 मीटर के हिसाब से ले लिए। सिल्क के केस में प्रायः 11 मीटर का हम लोग थान वगैरह बनाते हैं। तो ये ताना बन गया। उसके बाद उसमें एक बाने की आवश्यकता होती है, जिसको वेफ्ट कहते हैं। तो एक छोटा सा पर्न होता है, वो प्रायः लेडीज लोग ही, एक छोटा सा चरखा रहता है जिसके ऊपर में एक पर्न को लगा दिया जाता है, जिसको कि शटल के में डाला जाता है पर्न को, और वो हम समझते हैं कि उसमें 60 से 70 या 90 ग्राम तक मैक्सिमम सूता रहता है। तो वो जितना बुनाई का उसका स्पीड रहेगा उस हिसाब से बहुत जल्द ही वो ख़त्म हो जाता है। तो एक परिवार वो बराबर बना करके पर्ण को दे रहा है, जिससे कि एक ताना हो गया। ताना तो 11 मीटर का है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन बाना बार बार ख़त्म हो जा रहा है। तो एक परिवार उसमें इंगेज हो गया। उसके बाद फिर 3 परिवार तो एक ही लूम पर इंगेज हो जाता है। तो जितने भी घर के सदस्य हैं, कोई फिर बना हुआ प्रोडक्ट का थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह किया और उसको मार्केट ले गया। तो कोई मार्केटिंग में व्यस्त है, तो कोई सूता लाने में व्यस्त है, तो कोई परिवार उसका कपड़ा बनाने में व्यस्त है। कपड़ा बनाने में भी 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है। एक वार्पिंग करना है, दूसरा वाइंडिंग करना है पर्न का, और तीसरा व्यक्ति को बुनाई करना है, वीविंग करना है। तो इस तरह से, इसलिए शुरू से ही कहा गया है कि कृषि उद्योग के बाद यदि कहीं भी इंगेजमेंट का दूसरा कोई उद्योग है तो वो हस्तकरघा उद्योग ही है। हस्तकरघा उद्योग इतना व्यापक उद्योग है कि आज के समय में हर परिवार जो इसे पेशे के रूप में रखे हुए हैं या नहीं भी पेशा करते हैं, तो वो भी व्यक्ति हस्तकरघा को अपने घर में लगा करके एक अच्छा आय का स्रोत बनाया जा सकता है। इससे भारत आत्मनिर्भर भी होगा और बिहार भी आत्मनिर्भर होगा। बिल्कुल आत्मनिर्भर बन रहा है। बल्कि आपने जो बात बताई कि एक परिवार के सभी लोग उसमें इंगेज हो जाते हैं। चलिए, तो सभी लोग को कहीं ना कहीं रोज़गार तो मिल रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि सरकार की, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो किस तरीके से रोज़गार के आयामों को बढ़ाने के लिए मददगार साबित हो रही है? पहले तो मैं बात करता हूं राज्य सरकार की। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, ये
काफ़ी दिनों से चली आ रही है। और 2005 के बाद 90 के दशक के पहले कुछ था, लेकिन 2005 के बाद से इसमें काफ़ी सहायता बुनकरों को दिया जा रहा है। जैसे 2005 में ही ये स्टार्ट हो गया कि विपणन मार्केटिंग करने के लिए या सूता लाने के लिए इन लोगों को साइकिल दिया जाए। तो शुरू में फ्री में इन लोगों को साइकिल मिलता था और उसी का योजना का देखा देखी शिक्षा विभाग के द्वारा भी साइकिल योजना अपनाया गया। लेकिन पहले बुनकरों को ही साइकिल प्रोवाइड किया गया। उसके बाद 2006 में आया जाए तो उस समय जितना भी बुनकर लोग ऋण लिए हुए थे 2006 तक, चाहे वो 25,000 हो, 10,000 हो, 5 लाख तक का, सभी बुनकरों को 2006 के बाद, 6 के पहले का जितना भी था, 90 में कोई 85 में, सभी बुनकर ऋण से दबे हुए थे, उन सभी का ऋण माफी किया गया। उसमें कंडीशन यही दिया गया कि बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको आप माफ कीजिए, मैं इसका मूलधन दे दूंगा। तो उस समय काफ़ी जगहों पर हुआ भी और वो प्रक्रिया आज तक चल रही है जितना भी। लेकिन उसमें एक है कि 2006 के पहले का ही ऋण, बाद में जो ऋण लिए हैं तो वो तो उसके बाद तीसरी बात जो आती है उसमें कि 2017-18 में राज्य सरकार कार्यशील पूंजी स्टार्ट कर दिया कि नहीं, कार्यशील पूंजी देना है। तो कार्यशील पूंजी देने के लिए स्टार्ट 10,000 से किया गया। तो उसमें भी बिहार के 100% बुनकरों को मिला। और अभी तो जिनका 3 बरस वो लिए हुए हो गया 10,000 रुपया, उसको फिर से मुहैया 15,000 रुपया कराया जा रहा है। तो ये 2024 से स्टार्ट हुआ है 15,000 रुपया उन लोगों को कार्यशील पूंजी के रूप में देने के लिए। और बीच बीच में राज्य सरकार की भी बहुत सा योजनाएं चलाई गई है, जिसमें कि हस्तकरघा को संवर्धन करने के लिए, फिर बीच में नक्सल जो प्रभावित जिला था अरवल, जहानाबाद और गया, इन सभी जिलों में, पटना, इन सभी जिलों में फ्री का लूम दिया गया कि भाई आप लोग इस लूम को रखिए। फिर यहाँ पर जो अपना स्टेट हैंडलूम यूनियन है उसको भी बढ़ावा देने के लिए कि आप भी बुनकरों को ये कीजिए, तो उनको भी 68 इंच का लूम मुहैया कराया गया। चूँकि अस्पताल में सतरंगी चादर का भी एक योजना राज्य सरकार के द्वारा चला कि बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसलिए सतरंगी चादर भी मुहैया करवाना है हैंडलूम के, जो हैंडलूम का उत्पाद है उसी के द्वारा। मिल से तो काफ़ी उत्पादन हो जाता है, लेकिन इन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए भाई कि आप फिर से इस रोजगार में जुटिए। ये चूँकि कुटीर उद्योग है और इसका कोई असर इधर उधर नहीं पड़ने वाला है, ना शरीर के ऊपर पड़ेगा ना वातावरण के ऊपर पड़ेगा, इसलिए अस्पताल में भी मुहैया सतरंगी चादर स्टेट हैंडलूम यूनियन के द्वारा कराया गया। अब तो इधर जो स्कूली बच्चों का पोशाक है और तथा डॉक्टर लोग जो एप्रोन या मरीज लोग जो एप्रोन वगैरह लेते हैं, वो भी राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि हैंडलूम पर ही बनाइए उसको, और स्वास्थ्य विभाग को भी दीजिए और शिक्षा विभाग में आप लोग भी ड्रेस उन लोग का दीजिए। तो वो भी योजना जस्ट अभी शुरू हो रही है। तो राज्य सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए मार्केटिंग की भी व्यवस्था के लिए समय समय पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह पर गांधी मैदान में ही मेला है, जैसे कि अभी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सरस मेला ही लगाया गया, तो उसमें भी मैक्सिमम आप मेले में भी देखिएगा कि हैंडलूम प्रोडक्ट का ही सामान सब जगह रखते हैं। ये अशोक हॉल में भी जो बापू सभागार है उसमें भी बराबर प्रदर्शनी वगैरह जो लगता है वो सब हैंडलूम का ही लगता है। इस तरह से माने राज्य सरकार बहुत सा प्रोत्साहन उन लोगों को दे रहा है और काफ़ी योजनाएं उनके द्वारा
चलाई जा रही है। इसी तरह से भारत सरकार की भी योजनाएं काफ़ी चल रही है। उसके लिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसका नाम है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि यहाँ पर एक हेड ऑफिस है, डायरेक्टर उसमें बैठते हैं शेखपुरा में। उसके द्वारा पूरा खादी का सब जगह से कार्यक्रम और उनके द्वारा स्फूर्ति योजना है, ये भी चलाई जा रही है। तथा जो भारत सरकार का नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, NHDC है, उसके द्वारा भी यार्न की आपूर्ति की जा रही है। तथा DC हैंडलूम के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम दिल्ली उद्योग भवन में वहाँ पर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत में आता है। उनके द्वारा भी हस्तकरघा संवर्धन की योजना चलाई जा रही है। फिर बुनकर मुद्रा लोन मुद्रा योजना चलाई जा रही है। स्वास्थ्य बीमा की योजना चलाई जा रही है। उसके बाद फिर हस्तकरघा उन लोगों को द्वारा क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए अभी तक बिहार में हम समझते हैं कि 18 से 20 क्लस्टर के आसपास डेवलप किया गया है, जो कि भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है। सारी राशि उन्हीं के द्वारा, और राज्य सरकार इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसका है, डायरेक्टर हैंडलूम एंड सेरिकल्चर के द्वारा होता है। और यहाँ हर तरह की सुविधाएं उन लोग को दिया गया। इतना तक सुविधा दिया गया कि यदि उन लोग का पुराना लूम है तो उसको चेंज करके नया लूम ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कीमत आज के डेट में 45,000 रुपया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग को दिया जा रहा है। भागलपुर में ही हमने कम से कम 5 क्लस्टर में ये सारा व्यवस्था करवाया जब तक हमारी ये थी। पूरे बिहार में इस तरह से 20 क्लस्टर में इस तरह की योजनाएं चल रही है। यहाँ सिगोड़ी में 2-2 क्लस्टर है, जहाँ पर कि कम से कम 150 रूम फ्री में दिया गया। उन लोगों को एसेसरीज भी फ्री में दिया गया। और इस तरह से रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम भी है, RMSS जिसको कहते हैं, उसमें 15% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, फ्राइट के रूप में, तथा उसके मूल्य जो है वो मिल गेट प्राइस के आधार पर दिया जाता है कि मिल में जो आपका दाम मिलेगा सूता का, उसके द्वारा ये किया जाता है। तो इस तरह से बुनकरों के हेल्थ की भी योजनाएं चलाई जा रही है। बुनकर बीमा योजना है, इसके पहले महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना चलता था, अभी अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। तो इस तरह से बुनकरों को काफी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप दर्शकों को एक प्यारा सा संदेश जरूर दे जाए। मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि हस्तकरघा अपनाओ और स्वदेशी अपनाओ। क्या बात है, हस्तकरघा अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर बनो। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर पधारने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ दर्शकों, तो हमारे बीच में अभी मौजूद थे हस्तकरघा उद्योग विभाग से पूर्व उप निदेशक शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। उनसे हमने बहुत सारी जानकारी एकत्रित की, लेकिन अब वक्त हो चला है कि हम अपनी ज़िंदगी को जीने का एक अलग आयाम ढूंढें। जी हाँ, हम जाने कि क्या कुछ है सूचना का अधिकार, और उस तरीके से फिर जब हम भारतवर्ष में सर उठाकर चलते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कोई हमारे साथ कभी धोखा नहीं कर पाता है। और अब हम बात करने वाले हैं सूचना के अधिकार के विषय में। एक ऐसा अधिकार जिसे हम सभी के पास होना बेहद ज़रूरी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब हमारे पास सूचना होगी हर चीज़ की, हर बातों की, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच होगी वो बिल्कुल पारदर्शिक होगी। और इन्हीं सब बातों पे प्रकाश डालने के लिए और बातों को अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का जागरूक होना। इसी जागरूकता को बढ़ाने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए साल 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के तहत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार और सरकारी संस्थानों से किसी भी कार्य, योजना या निर्णय से जुड़ी जानकारी मांग सकता है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति मात्र 10 रुपए के आवेदन शुल्क के साथ किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी गांव में सड़क क्यों नहीं बनी,
किसी स्कूल को मिलने वाली राशि कहाँ खर्च हुई या कोई योजना किन लोगों तक पहुंची, ऐसी तमाम जानकारियां अब एक आम नागरिक भी हासिल कर सकता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। सूचना का अधिकार केवल एक अधिकार नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक हथियार है। जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं, तब ही सच्चे लोकतंत्र की शुरुआत होती है। सूचना का अधिकार हमें वह शक्ति देता है जिससे हम न केवल अपने हक की रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी न्याय की राह बना सकते हैं। लेकिन इस कानून की सबसे बड़ी ताकत तब सामने आती है जब हम इससे परिचित हों और इसका जिम्मेदारी से उपयोग करें। आज भी कई लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमें लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। तो दर्शकों, आइए अब अच्छे से इन सारी बातों को समझते हैं हमारे मेहमान के द्वारा। हमारे बीच में आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं माधव प्रसाद यादव, जो कि अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो सर आपका। जी हाँ, तो हमने देखा किस तरीके से सूचना का अधिकार जो है उसमें क्या कुछ अंकित है बातें, और किस तरीके से वो एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के लिए हितकर साबित होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया, इसमें क्या कुछ मुख्य रूप से अंकित है? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को सादर नमस्कार करते हैं। और जैसा कि आप सूचना के अधिकार 2005 के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके पहले जो है हम जरा सा देख लें कि इसकी इतिहास क्या है। 2005 सबसे पहले जो है सो सूचना के अधिकार का कानून जो है स्वीडन के द्वारा लाया गया। तो 1766 ईस्वी में स्वीडन के द्वारा सूचना के अधिकार लाया गया। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी वगैरह देशों में आया। हमारे यहाँ जो सूचना के अधिकार का जो शुरुआत हुई वो 2002 से होती है। लेकिन बेसिकली जो है सो ये यूपीए सरकार के द्वारा 2005 में ये जो है सो 15 मई 2005 को जो है सो ये कानून लाया गया। और जो है सो 15 जून 2005 को जो है सो ये लागू किया गया पूरे देश में, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले ही लागू हो चुका था। तो ये सूचना के अधिकार इसलिए लाया गया कि जो प्रजातंत्र है उसको मजबूत किया जाए। हमारे प्रजातंत्र में शासन जो है सो बाय द पीपुल द्वारा चुने गए सरकार के शासनाध्यक्षों के द्वारा किया जाता है। तो शासनाध्यक्ष जो है वो हमारे कार्य को ठीक से कर रहे हैं, उत्तरदायित्वपूर्ण निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इसकी जानकारी जो है हर जनता को मिलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार लाया गया। सूचना के अधिकार जब लागू हुआ तो इसके द्वारा जो है पब्लिक को, जो जनता है, वो अपने पदाधिकारियों से हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं कुछ चीज़ों को छोड़ करके। पहली बात तो ये है कि हम जान सकते हैं ये हमारे शासनाध्यक्षों के द्वारा क्या विकास के कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या योजनाएं चल रही है उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सूचना के अधिकार एक क्रांतिकारी अधिकार जनता को मिला। तो इसकी शुरुआत जो है 1975 में उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण के केस से हुआ। वहाँ जो है सो इसका जो है सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 21A के तहत जो है ये सूचना के अधिकार को प्रमोट किया, बढ़ाया, उसमें जोड़ा गया। एक तरह से ये मौलिक अधिकार के
तहत जोड़ा गया, जिसमें जो है सो जनता को काफ़ी अधिकार मिला। और उसके बाद जो है सो उसी में डायरेक्शन हुआ कि सरकार जो है सो सूचना के अधिकार के तहत कानून बनाए, जो कि अक्टूबर 2005 में कानून बना। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो कानून बनी तो इसमें बहुत सारे अधिकार जनता को मिला। सरकार से कौन सा कार्यक्रम क्या है उसके अंदर की बातें जो है सो जनता को मिलने शुरू हुई। तो इस परिस्थिति में जो है पब्लिक हर तरह से जो है अपना अधिकार जताने लगा और उसको लगा कि हाँ, सरकार जो है हमारी है और सरकार क्या करती है इस बारे में हमको देखने का पूर्ण अधिकार है। और इसके तहत जो है सो सूचना के अधिकार के तहत जो है सो उन लोगों ने सेक्शन 6 के तहत जो है सो अपना एप्लीकेशन डालना शुरू किया और उसके तहत जो है सो शासन के बारे में, पदाधिकारियों के कार्य के बारे में सब जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू की। और इससे क्या हुआ कि जो भ्रष्टाचार जो पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था उसको उजागर करने में पब्लिक को मदद मिली। तो पब्लिक को जब इस तरह की बातें आई तो भ्रष्टाचार पर एक तरह से अंकुश लगने लगा। और ये जो कानून के तहत जो है ये 2 पार्ट में जो है सो एक तो राज्य सूचना आयोग बना और दूसरा केंद्रीय सूचना आयोग बना। दोनों सूचना आयोग में और केंद्र को भी और राज्य को भी ये बाध्यता हो गई कि हर डिपार्टमेंट में सूचना पदाधिकारी की बहाली करे। और सूचना पदाधिकारी के यहाँ लोग एप्लीकेशन देते थे और उस एप्लीकेशन को जो है सो 30 दिनों के अंदर जो है सो आम जनता को जवाब देना होता था पदाधिकारी, सूचना पदाधिकारी को। और सूचना पदाधिकारी जब 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दे पाते तो यह समझा जाता था कि वो इनकार कर दिए। अगर जनता किसी भी प्रश्न को रखा है और उसके विपरीत उसको जो है सो समाधान जो है सो सही ढंग से नहीं करके दूसरे ढंग से अगर उसको करता है तो वहाँ भी उस चीज़ को माना जाता है कि ये जो है सो सूचना के अधिकार के तहत अस्वीकार कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जनता को यह अधिकार है कि वह जो है सो प्रथम अपील दायर करे, उससे ऊपर के पदाधिकारी के यहाँ प्रथम अपील दायर करे 30 दिनों के अंदर। अगर ये 30 दिनों के अंदर अगर अपील नहीं दायर करता है, कोई रीजनेबल कारण है, कोई ऐसी कारण है जिसके चलते जो है असमर्थ है 30 दिनों के अंदर, तो उसको जो है सो अपना रीजन एक्सप्लेन करने पर, उसको वर्णन करने पर वो पदाधिकारी जो है सो उस डिले को भी क्षमा करके अपील सुन सकता है। अपील सुनने में जो है पदाधिकारी वो उसको बताना पड़ता है। अपील जो फाइल होता है उसी वक्त जनता जो भी अपील फाइल करती है वो बताती है कि हमको सुनवाई किया जाए कि नहीं। अगर सुनवाई का उसमें लिखती है तब जो है सो उसको सुना जाएगा, बुलाया जाएगा, अन्यथा जो है सो वो अपीलीय पदाधिकारी जो है उसको डिस्पोज्ड ऑफ करेगा और डिस्पोज्ड ऑफ कर देंगे। अगर नहीं, अगर वो भी जो है सो 30 दिन और जो है सो 7 दिन जो है डाक का अथी रखता जाता है, तो मैक्सिमम जो है सो 40 दिन के अंदर जो है अपील को डिस्पोजल करना पड़ता है। अगर 40 दिन को अंदर अपील डिस्पोजल नहीं किया जाता है, निस्तारित नहीं किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में यह माना जाता है कि अपील जो है अस्वीकार कर दिया गया और तब जो है अपीलकर्ता को यह अधिकार है कि वह द्वितीय अपील उसके ऊपर के पदाधिकारी यानी सूचना आयोग के यहाँ फाइल करे।
जी, मतलब तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसके लिए बहुत सारे आयाम है, वो कहीं भी आगे बढ़ कर के जा करके जो अपने अधिकार है उनको ग्रहण कर सकती हाँ, है। जी, अभी मैं आपसे ये जो विषय में अभी जानकारी आपसे प्राप्त करी थी, इसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय नागरिक हैं उनको बहुत सशक्त किया जा रहा है और उनके लिए बहुत प्रभावशाली हित कर रहे थे। तो आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने अधिकार को ग्रहण कर सकते हैं और किस तरीके से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी में मैं जानना चाहूँगी कि 2005 के बाद 2008 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं, तो क्या कुछ संशोधन हुए हैं और वो कैसे कार्य कर रही है, उस पर बताएं। देखिए, संशोधन तो इसमें बराबर आते रहा। तो एक केस दिल्ली वर्सेज इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है सो सुनवाई हुई केस में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है सो एक जजमेंट दिया जो इवन की जो प्राइवेट संस्थाएं हैं और जो प्राइवेट संस्था है और जिसमें सरकार का कुछ भी अंशदान मिलता है, तो वैसी संस्थाओं से भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर 95% जो एनजीओ जो डोनेशन ग्रहण करती है, तो वैसे एनजीओ से भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। एक अमेंडमेंट जो है 2013 में आया, पहले जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है सो सूचना के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत लाया गया था, लेकिन 2013 में कानून बना नहीं, इसको जो है एक्सेप्शन में रख दिया गया। ये जो है पॉलिटिकल की पार्टी के बारे में कोई सूचना नहीं दी जा सकती है। तो एक तो ये बहुत बड़ी ये परिवर्तन किया गया सूचना के अधिकार के तहत। दूसरा जो है एक केस में जो है सो दिल्ली हाई कोर्ट जो है सो जजमेंट दिया, तो उसमें जजमेंट में था कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो टॉप मोस्ट हेड जो संस्थाएं हैं, उसको इसके तहत लाया जाए। तो जा कर के जो है सो 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस को भी ये सूचना के अधिकार के तहत लाया गया। और अब ऐसा हो गया है कि हर ऑफिसेज को पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके पीएमओ ऑफिस है या मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार के जो हैं, उनके ऑफिसेज से भी सूचनाएं मांगी जा सकती है। तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो है अभी 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा बचे हुए हैं, नहीं तो बाकी सारे चीज़ पर हम सूचना के अधिकार के तहत इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उसकी अच्छाई बुराई पर विचार करते हुए आगे न्यायालय जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में रखा गया है। एक्सेप्शन क्या है, तो इसकी अपवाद क्या है कि जैसे भारत सरकार का सुरक्षा से संबंधित इंफॉर्मेशन है, वो नहीं दी जाएगी, उस पर आप नहीं इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ देश की सुरक्षा की बात है। तो उस या कोई विदेश जो बाहरी देश है, उससे हमारा क्या टर्म कंडीशन है, उसके बारे में आप सूचना नहीं मांग सकती है। उसी तरह जो है किसी इंडिविजुअल की लाइफ है, उसमें क्या है, उसकी सूचना के अधिकार के तहत इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। इस तरह से सेक्शन 8 में जो है डिटेल अथी रखा गया है। जैसे कि हमारे सेना के बारे में है, तो सेना के बारे में हम नहीं इंफॉर्मेशन सूचना नहीं मांग सकते हैं। मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जिन बातों से हमारा सरोकार है, हाँ, जिन बातों से हमारे देश की सुरक्षा या देश की जो है सो बाहरी सुरक्षा या आंतरिक उस पे हनन नहीं होनी चाहिए। जी, हाँ, मैं चाहूंगी जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ संदेश जरूर आप दें। देखिए, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सूचना के अधिकार बहुत ही आवश्यक है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सूचना के अधिकार को जानना चाहिए और
जानकारी ही इसका सबसे बड़ा निदान है। तो इसलिए सूचना के अधिकार को अधिक से अधिक लोग पढ़े समझे और इस चीज़ को जाने, और इसके तहत सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है या जो हमारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रही है उससे सूचना मांगकर और उस पर उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। बढ़ करके अपने देश का प्रजातंत्र को सशक्त बनाइए और अपने देश को विकास में बनाएंगे, सहायक जी। क्या बात है, और बहुत सारी जानकारियाँ आपने दे दी और बहुत प्यारी बातें आपने बताई हैं, और कैसे करके हम अपने देश को सशक्त बनाएं, खुद को सशक्त बनाएं, ये सारी बातें आपने साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए आपका। जी हाँ दर्शकों, तो हमारे बीच में मौजूद रहे एडवोकेट पटना हाईकोर्ट से माधव प्रसाद यादव। इनसे हमने जाना सूचना के अधिकार के विषय में। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा वो अब लिख भेजने का समय हो गया है, तो जल्दी से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। चलिए यूं ही हंसते मुस्कुराते आपको छोड़े जाती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।